खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। यौम आजादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया और मुल्क को खिताब किया। 1 घंटे 6 मिनट की अपनी तकरीर में उन्होंने अवाम को रागिब करने वाली कई लच्छेदार बातें कहीं। मोदी ने कहा कि वो हुकूमत को एक निशाना, एक दिल और एक रफ्तार से चलाना चाहते हैं, जिसमें सभी का साथ जरूरी है। एक तरफ मोदी ने प्लानिंग कमीशन खत्म करने की बात कही, तो वहीं जन धन और एमपी मॉडर्न विलेज जैसी स्कीम चलाने की बात भी कही। लेकिन मोदी महंगाई, बदनवानी और बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोले। मुल्क में पिछले 2 महीने में 600 से ज्यादा फिरकावाराना फसादात हुए, लेकिन लाल किले से मजहब और जात पात की सियासत न करने की अपील कर खाना पूरी कर दी। मोदी की तकरीर में क्या खास बात थी? उनका विजन इंडिया क्या है? क्या मुल्क के बदनवान ब्यूरोक्रेट्स उनके सपनों को पूरा होने देंगे? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साथी और साथी से अध्यकार जनाब असद रजा साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं राज्यसभा एमपी और जेडीयू लीडर अली अनवर साहब और कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब भी। और दरमियान में हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे कासिम रसूल इलियास साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और लखनऊ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे मारूफ आलिम दीन खालिद रशीद फिरंगी महरी साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। मुल्क अपना 68वां यौम आजादी मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले की फसील से तिरंगा लहराया और मुल्क को खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि अव्वलीन खादिम बनकर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को लीडरान, हुक्मरान, हुकूमतों ने नहीं बल्कि मजदूरों, किसानों, माँ बहनों और साइंसदानों ने बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के शहीदों को सलाम करते हुए कहा कि ये स्टेज सियासत का नहीं बल्कि कौम का स्टेज है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने दीवारों को गिराने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और वो हुकूमत को एक निशाना, एक दिल और एक रफ्तार का बनाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो अक्सरियत पर चलने वाले लोगों में से नहीं हैं बल्कि उन्हें रजामंदी से चलना अच्छा लगता है। राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का एक अवसर होता है। राष्ट्रीय पर्व से प्रेरणा लेकर के भारत के राष्ट्रीय चरित्र, जन जन का राष्ट्रीय चरित्र जितना अधिक निखरे, जितना अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित हो, हर कार्यकलाप राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाए, अगर उस प्रकार का जीवन जीने का हम संकल्प करते हैं तो आजादी का पर्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रेरणा पर्व बन सकता है। यौम आजादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने जन धन स्कीम का ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क के गरीब से गरीब लोगों को भी बैंक अकाउंट स्कीम से जोड़ा जाएगा। मोदी ने एमपी मॉडर्न विलेज स्कीम का भी ऐलान किया। उन्होंने हर रुकने पार्लियामेंट से हर साल 5000 तक की आबादी वाले एक गांव को मिसाली गांव बनाने को कहा। भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है
लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। अपनी तकरीर में मोदी ने योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का भी ऐलान किया। मोदी ने कहा कि बदलते वक्त के साथ इंस्टीट्यूशन को भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन की जगह नए इंस्टीट्यूशन की तश्कील की जाएगी। प्राचीर से एक बहुत बड़ी चली आ रही पुरानी व्यवस्था में उसका कायाकल्प भी करने की जरूरत है, उसमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। और कभी कभी पुराने घर के रिपेयरिंग में खर्चा ज्यादा होता है लेकिन संतोष नहीं होता, फिर मन करता है अच्छा है कि नया ही घर बनाते हैं। और इसलिए बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे। जेडीयू सदर शरद यादव ने नरेंद्र मोदी की तकरीर पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि पीएम ने बदनवानी पर कुछ नहीं बोला। शरद यादव ने कहा कि पहले की प्लानिंग को बदनवानी खा गई, ऐसे में नई स्कीम का क्या मतलब है। 68 बरस हो गए, उन भाषणों को सुनकर के मैं अपना मन नहीं बनाता हूं, वो कभी जमीन पर नहीं जाते हैं। भारतीय समाज में भ्रष्टाचार जो है वो अफीम चली गई हड्डियों में, और भांग नहीं है, अफीम है। और इसके बारे में व्यापक कोई रोड मैप नहीं बनेगा तो कोई योजना और कोई स्कीम जमीन पर नहीं जाएगी। ये मेरा लंबा अनुभव है, मैं बता रहा हूं आपको। तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसमें भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया, इस बात को आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस देश की बहुत बड़ी समस्या यानी भारतीय समाज में जो भ्रष्टाचार है वो जैसे जैसे आजादी की उम्र बढ़ रही वैसे वैसे ज्यादा बढ़ रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी और सियासी तहकीकात सदरदा साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं राज्यसभा एमपी और जेडीयू लीडर अली अनवर साहब। अली अनवर साहब, मजमूई तौर पर नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी की लाल किले की पहली तकरीर जो उन्होंने 1 घंटे 6 मिनट तक दी, आपने उस तकरीर को सुना होगा, आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी शरद यादव जी जो बात बोल रहे थे, भ्रष्टाचार की बात करके, महंगाई दूर करने की बात करके, बेरोजगारों को रोजगार का अवसर देने की बात करके मोदी जी ने बहुमत से चले आए। लेकिन 1 घंटे 6 मिनट की अपनी तकरीर में और एक जुमला इन सब चीजों के लिए, कम से कम महंगाई जिससे लोग इतने परेशान हैं, वो कुछ नहीं बोले। और ये तो चुनाव में भी बीमारी का जिक्र करते थे, इलाज नहीं बताते थे। तो उस समय हम लोग भी टोकते थे, कहते थे, मीडिया से भी के जरिए भी कहते थे कि भाई ये तो बीमारी का बता रहे हैं लेकिन उसका इलाज नहीं बता रहे हैं। जी जी। तो अब तो वो बीमारी भी बताना छोड़ दिए हैं जी। तो अब जो वो कर रहे हैं वो तो, अरे भाई, शौचालय बनाने की बात करते हैं, टॉयलेट बनाने की घर घर में,
तो किसका शौक नहीं है भाई? हर गरीब आदमी चाहता है कि हमारे घर में टॉयलेट हो। यानी आपके मुताबिक अभी भी वो इलाज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीमारी जैसे पहले बताते थे उसी की बात कर रहे हैं। वो भी अब हमारा कहना है कि अब बीमारी का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। जो बुनियादी मसाइल हैं इस मुल्क के, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उसका भी जिक्र नहीं कर रहे हैं पूरे बीच में। जी, यानी कोई कॉन्क्रीट बात आपके मुताबिक उन्होंने कोई कॉन्क्रीट बात नहीं की। आप फोन लाइन पर बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस लीडर और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब गुफ्तगू में शामिल हो गए। राजीव त्यागी साहब, आप क्या कहेंगे? आप 10 में से कितने नंबर देंगे नरेंद्र मोदी की तकरीर को? जी राजीव त्यागी साहब। राजीव त्यागी साहब से जैसे ही राब्ता होता है हम बात करेंगे। असद रजा साहब, आप क्या कहेंगे तकरीर के बारे में? अली अनवर साहब का कहना है कि मजमूई तौर पर कॉन्क्रीट अगर फॉर्म में कहें तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस तकरीर से उनके 1 घंटे 6 मिनट से बहुत ज्यादा कुछ निकलता नहीं है। देखिए, वजीर आजम की तकरीर दिलकश तो बहुत थी, लेकिन उसमें कुछ बातें कही भी गई। मसलन गरीबों को, मजदूर किसानों को का अकाउंट खोलना बैंकों में एक अच्छी बात थी, या एक मॉडल गांव हर एमपी बनाए, हर साल एक मॉडल गांव बनाए, ये भी एक अच्छी बात थी। लेकिन ये इसके बावजूद कुछ ऐसे मसाइल हैं हमारे मुल्क के बुनियादी तौर पर जिन्हें हल किया जाना बहुत जरूरी है। उनमें से एक है फिरका वाराना जो कशीदगियां हो रही हैं, फसादात हो रहे हैं, उनका हल क्या है उन्हें रोकने का। उन्होंने सरसरी तौर पर यह तो कहा कि फिरका परस्ती, जात पात, ये एक जहर। इस दरम्यान हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। राजीव त्यागी साहब जी। अली अनवर साहब, क्या लगता है आपको? कांग्रेस के जो एक एलाइव हैं एनसीपी का कहना है, एनसीपी के लीडर डीपी त्रिपाठी का कहना है कि वो 10 में से 9 नंबर देते हैं नरेंद्र मोदी की तकरीर के बाद उनको तकरीर को। क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, इस तरह से कोई हम लोग पीछे हैं कि काफी जांच कर रहे हैं। सवाल ये है कि उनकी मंशा क्या है। जी मंशा ये है जी, ये ऐसी सवाल का जवाब हम राजीव त्यागी साहब से जान लेते हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। राजीव त्यागी साहब, आप कितना नंबर देते हैं? डीपी त्रिपाठी साहब आपके एलाई हैं एनसीपी के, वो 10 में से 9 नंबर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की तकरीर को। देखिए, डीपी त्रिपाठी साहब एक अच्छे शिक्षक रहे होंगे, वो दे सकते हैं नंबर, लेकिन मैं तो ना शिक्षक रहा हूं और स्कूल में जरूर पढ़ा हूं और MBA किया है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इसमें कोई नंबर देने वाली बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो तकरीर दी है आज की, वो तकरीर मुझे लगता है अभी नरेंद्र मोदी जी अपोजिशन लीडर की हैसियत से बाहर नहीं निकले हैं। जी जी। अब अस्पताल भी उनका है, डॉक्टर भी वही हैं, कंपाउंडर भी वही हैं, मर्ज भी वो जानते हैं चुनाव प्रचार के दौरान से लेके अब तक। तो इलाज की लेकिन बात कहीं दिखती नहीं है कि वो इलाज कुछ करना चाहते हैं देश का। जी जी। तो मुझे जो दिक्कत है वो ये है कि अभी वो हर 15 दिन में कोई ना कोई नया जुमला फेंक देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस जुमले के लिए 3-4 दिन उसको स्टोरी मिल जाती है। जी जी। तो अब जुमलों से बाहर आकर के कुछ वास्तविकता पे काम कराएं, धरातल पे काम करें, तभी नरेंद्र मोदी जी को लोग बात स्वीकार करेंगे और तभी नरेंद्र मोदी जी को जी। राजीव त्यागी साहब, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म करने की बात की है। क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि नए तरीके से अब इसकी शुरुआत होगी? बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को चेंज करने की जरूरत है, पुराने इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की जरूरत है। मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के तहत अभी बहुत सारी चीजें वो ऐसी करेंगी जो संजय ढांचे के अगेंस्ट होंगी, संजय ढांचे के विरोध में जाएंगी और नेहरूविन मॉडल को किल करने की वो काम करेंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं हम लोगों को, कांग्रेस के लोगों को। नेहरू वो व्यक्ति थे जिनकी एक दूरगामी सोच थी, जिन्होंने जितने भी मैं एक उदाहरण देता हूं कि जो उन्होंने बहुत बढ़िया कंपनियां लगाई जिनको महानवरत्ना कहते हैं हम लोग बाग, जैसे BHEL, ONGC जी जी, उसमें विनिवेश करके सरकारें बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रही हैं और नेहरू जी ने लगाई थी जी। तो ऐसा है, नेहरूविन मॉडल को अगर वो तोड़ना चाहेंगे तो तोड़े, लेकिन उसके दुष्परिणाम देश के सामने आएंगे। और अभी तो मुझे मेरे सूत्रों के तहत वो प्रेस पे भी कुछ चीजों पे हमला करेंगे, जैसे उन्होंने अभी कहा कि 24 घंटे वाले लोगों से बड़ा डर लगता है। इन्हीं 24 घंटे वाले लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी पे पहुंचाया,
इन्हीं लोगों ने साथ दिया, लेकिन अब आप लोगों से भी डर रहे हैं। जी, तो जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ और है और मस्तिष्क में कुछ और है। और इसी वजह से क्या नाम उसका, नरेंद्र मोदी जी 75 दिन में ना तो महंगाई पे कोई काबू कर पाए जी, और ना ही मुझे लगता है कोई विजन ऐसा दे पाए जिस विजन की बात, वो 444 फार्मूले थे उनके पास चुनाव प्रचार के दौरान, उन 444 फार्मूलों में से एक भी फार्मूला उन्होंने अभी तक लगाया नहीं। जी, यानी आपके मुताबिक उनकी तकरीर जो है बहुत ज्यादा कारामद नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट नहीं है। वो तकरीर देखिए ऐसी तकरीर है कि जिस तकरीर में, जैसे बस में आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग जब बस में बैठते हैं तो एक आदमी आता है, मेहरबान साहिबान कदरदान देखिए जो मेरा सुरमा है, वो सुरमा जो है बहुत बढ़िया तरीके से आंखों की रोशनी खोल देता है, लेकिन वो होता कुछ नहीं उसमें। तो ऐसी तकरीरों की जरूरत नहीं है देश को। अब देश को प्लानिंग की जरूरत है, प्लानिंग के साथ साथ कुछ कार्यों की जरूरत है, जिन कार्यों से देश का भला हो, आवाम का भला हो। जी जी, एक जर्नलिस्ट के तौर पर असद रजा साहब से जान लेते हैं। असद रजा साहब, बेरोजगारी की बात नहीं की उन्होंने और भी महंगाई की बात नहीं की। बहुत सारे जो ऐसे इश्यूज हैं जो 2.5-3 महीने में आम मुल्क की आवाम जिससे परेशान है, जिसका उसे हल नहीं नजर आ रहा है, उसको तो नरेंद्र मोदी साहब ने टच ही नहीं किया अपनी तकरीर में। आवाम पर क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, इससे आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि तकरीर दिलकश अंदाज में की गई, लेकिन उसमें जो ठोस मसाइल थे अवाम के, उनकी निशानदेही नहीं की गई और ना उनका कोई इलाज बताया गया। जी जी। अब सवाल एक यह है कि जैसे करप्शन है, करप्शन के खिलाफ बहुत बोले इलेक्शन से पहले वजीर आजम, और अब इलेक्शन के बाद उन्होंने इसका जिक्र भी नहीं किया। कैसे करप्शन का खात्मा होगा? क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर करप्शन का खात्मा नहीं होगा तो बेरोजगारी है और हमारी जो मतलब मनसूबाबंदी है मुस्तकबिल की, उस पर भी ढंग से अमल नहीं किया जा सकेगा। वरना क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो हर मसले का जी, करप्शन पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। अली अनवर साहब, आपको क्या लगता है, इंस्टीट्यूशन को ब्रेक करने की, इंस्टीट्यूशन तब्दील करने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब कि बहुत सारे पुराने इंस्टीट्यूशन को तब्दील करने की जरूरत है, नए इंस्टीट्यूशन कायम करने की जरूरत है। क्या इससे इत्तेफाक करते हैं, इससे कुछ फायदा होगा? जी, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है क्योंकि ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के बाद भी इसी गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। राजीव त्यागी साहब, आपका फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। असद रजा साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी लाल किले की पहली तकरीर में तमाम बातों को कहीं ना कहीं से समेटने की कोशिश की है। फिरकावारियत पर भी उन्होंने जरूर बोला, लेकिन गुज़श्ता 2.5 महीने से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका जब से उनकी हुकूमत बनी है। तकरीबन 600 से 700 के दरमियान दंगे हो चुके हैं मुल्क में, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसको लेकर पार्लियामेंट में भी खूब हंगामा हुआ, लोग फिक्रमंद भी हैं। उन्होंने मुल्क से सांप्रदायिकता, फिरकावारियत को खत्म करने की बात जरूर की। ये भी जरूर फिक्र की बात है कि आखिर वो बोलते तो अवाम में कुछ उम्मीद जगती, अक़लियतों में कुछ उम्मीद जगती। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू में फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे लखनऊ से मारूफ आलिम दीन खालिद रशीद फिरंगी बहरी साहब और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। जब मैंने मोहाली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ब्रायन लारा का रिकॉर्ड सरपास किया तो मैंने मेरा अपना हेलमेट उतारा और हेलमेट के ऊपर जो तिरंगा लगा हुआ होता है उसे चूम लिया। इतना गर्व मैंने महसूस किया कि मैं भारतीय हूं और भारत के लिए मैंने कुछ कर दिखाया। भारत मेरी पहचान।
ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी और सासी तहज़ियाकार असद रजा साहब, और इस सेगमेंट में लखनऊ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं मारूफ आलिम दीन खालिद रशीद फिरंगी महली साहब और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास साहब भी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जात पात और मजहब की सियासत से मुल्क को नुकसान हो रहा है और आइंदा 10 सालों तक इन बातों को छोड़कर सबको मुल्क की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। सदियों से किसी न किसी कारणवश सांप्रदायिक तनाव से हम गुजर रहे हैं। देश विभाजन तक हम पहुंच गए। आजादी के बाद भी कभी जातिवाद का जहर, कभी सांप्रदायवाद का जहर, ये पापाचार कब तक चलेगा? किसका भला होता है? बहुत लड़ लिया, बहुत लोगों को काट लिया, बहुत लोगों को मार दिया। भाइयों बहनों, एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, किसी ने कुछ नहीं पाया है सिवाय भारत मां के अंगों पर दाग लगाने के सिवा हमने कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं देश के उन लोगों से आह्वान करता हूं, जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल है असद रजा साहब। फिरकावारियत के सिलसिले में जो उन्होंने बोला, आवाम जो उम्मीद कर रही थी कि पार्लियामेंट में मुसलसल फिरकावारियत को लेकर हंगामा हुआ गुज़श्ता दिनों, और जो जिस 600 से 700 के दरमियान जिन दंगों की बात हो रही है मुल्क में जब से नई हुकूमत की तश्कील हुई है उसके बाद से, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। हाँ, सांप्रदायिकता फिरकावारियत के खिलाफ उन्होंने जरूर बोला कि लोग अहद करें कि आइंदा 10 सालों तक वो फिरकावारियत के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि मुल्क को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे। क्या इतना काफी है? देखिए, उन्होंने इस तरफ इशारा जरूर किया कि मुल्क की तरक्की के लिए इत्तेहाद और अमन व सुकून की जरूरत है, लेकिन इस मसले का उन्होंने हल नहीं बताया कि मतलब किस तरह से जो आज 600 से ज्यादा गुज़श्ता 2-2.5 महीने में। जी, हमारे साथ इस दरमियान लखनऊ से खालिद रशीद फिरंगी महली साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, मुल्क में जब से नई हुकूमत बनी है बीजेपी की, एनडीए की, तब से 600 से 700 के दरमियान दंगों की बात हो रही है कि इतने दंगे हो चुके हैं, जिसको लेकर पार्लियामेंट में गुज़श्ता दिनों खूब हंगामा भी हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब अपनी तकरीर में उस बात को बोलना उसका जिक्र करना भूल गए। हाँ, सांप्रदायिकता की बात उन्होंने जरूर की कि लोग अहद करें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, पीछे मुड़कर देखें क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसलिए आगे ऐसा ना करें। क्या इतना काफी है? नहीं, हम ये समझते हैं कि जो भी इतने कम्युनल राइट्स हुए हैं उसका तस्करा पीएम साहब को अपने स्पीच में करना चाहिए था, और उसको रोकने के लिए उनके पास क्या लाइन ऑफ एक्शन है इस पे भी रोशनी डालनी चाहिए थी, और इन दंगों पर अफसोस का इजहार भी करना चाहिए था, जिससे कि एक मैसेज आता कि आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कितने ज्यादा सीरियस हैं, जो कि उन्होंने अपनी तकरीर में नहीं किया, वो अफसोसनाक है। जी जी जी। क्या लगता है जो बात उन्होंने कही कि आइंदा 10 सालों तक लोग अहद करें कि मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाएंगे, दंगों की बात, जात पात की बात, इस तरह के किसी भी तरह के भेदभाव की बात नहीं करेंगे, क्या लगता है अमली तौर पर उस पर अमल करना कितना आसान है या मुश्किल है? नहीं, मुल्क तामीर और तरक्की पर आगे बढ़े, ये तो तमाम हिंदुस्तानियों की यही ख्वाहिश है, और मुल्क पूरी तरीके से इस तरीके के दंगों से पाक साफ हो जाए, हर शहरी की यह ख्वाहिश है। लेकिन इसके लिए आपके पास रोड मैप है क्या है? आप मुल्क को किस तरीके से जात पात की सियासत से साफ रख सकते हैं, और किस तरीके से हर शहरी को, जिसमें कि ये मुसलमान और माइनॉरिटीज भी शामिल हैं, उनके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, क्या लाइन ऑफ एक्शन है? जब तक ये बातें सामने ना आए तब तक हम समझते हैं कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। जी, मजमूई तौर पर इस तकरीर, चूंकि यह पहली तकरीर थी पीएम नरेंद्र मोदी की लाल किले की फसील से, क्या कहेंगे आप इसके? और मुल्क की 13 से 15% आबादी मुसलमानों की जो है उसको भी काफी उम्मीदें थी, अगर उस तनाजुर में देखें तो आप क्या कहेंगे? नहीं,
आज की तकरीर में मुसलमानों से मुताल्लिक कोई भी ऐसी बहुत ज्यादा उम्मीद अफ़ज़ा बात नहीं कही गई जिससे कि मुसलमानों को कम से कम ये मैसेज जाता कि उनकी तामीर और तरक्की के लिए और उनकी इस मुल्क में इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए, उनके वक़ार की हिफाजत के लिए भी हुकूमत सीरियस है, संजीदा है। और इस किस्म की बात ना करना हम समझते हैं कि अफसोसनाक है और एक मुल्क के वजीर आजम के लिए तमाम तबकात को साथ में लेकर चलना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना हम समझते हैं किसी भी वजीर आजम की कामयाबी के लिए जरूरी होता है। जी जी, तो क्या आपको क्या लगता है आइंदा 10 सालों का इशारा देकर उन्होंने क्या बात करने की कोशिश की है? अभी 10 साल तो हम समझते हैं बहुत लंबा अरसा है। अभी 5 साल ही आपकी हुकूमत है। आइंदा इलेक्शन में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कम से कम आपको आइंदा 1 साल का लाहे अमल तो मुल्क के सामने रखना ही चाहिए था। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। असद रजा साहब, आपका क्या ख्याल है? अब खालिद रशीद फिरंगी महली साहब भी कह रहे हैं कि ये अफसोस की बात है कि उन्होंने किसी तरह का तज़किरा नहीं किया, सांप्रदायिकता की बात जरूर की लेकिन दंगों का जिक्र नहीं किया। कम से कम उस पर अफसोस जाहिर करते हैं जिसको लेकर, जिन दंगों को लेकर पार्लियामेंट में जबरदस्त गुज़श्ता दिनों हंगामा होता रहा। लोगों के अंदर जो उम्मीदें जगनी चाहिए थी वो उम्मीद बहुत ज्यादा जगती हुई नजर नहीं आ रही, खास तौर से जो मुल्क की 15% आबादी है जिसे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ चाहे अक़लियतों में मुसलमान हों, ईसाई हों, सिख हों या पारसी हों, उन सबको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और मुल्क को भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसके बगैर हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो ही नहीं सकता। 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर ज़रूरी हैं मुल्क की तरक्की के लिए, एक तो करप्शन का खात्मा, दूसरे फ़िरका वाराना फसादात पर मौसर कदगन लगाया जाए, उसे रोकने के लिए मौसर कोशिश की जाए। अगर ये 2 काम नहीं हो सकते तो हम लाख प्लानिंग कर लें, लाख तकरीरें कर लें, मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ भी वज़ीर आज़म को इशारा करना चाहिए था, कोई इसके लिए लाहे अमल बताना चाहिए था कि वो कैसे। जी, खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने कहा कि कम से कम आइंदा 1 साल का लाहे अमल उन्हें बताना चाहिए था कि किस तरह की हिकमत अमली वो अपनाने वाले हैं, खास तौर से फ़िरक़ावारियत को रोकने के लिए। लेकिन वो 10 सालों की बात करते जरूर नजर आए नरेंद्र मोदी। क्या आइंदा 10 सालों तक लोग अहद करें कि दंगा नहीं होगा? इससे उनका क्या मतलब है? 10 सालों की बात से क्या इशारा मिलता है? मैं समझता हूं कि 10 साल क्या, हमें तो हमेशा के लिए चाहिए कि फ़िरका वाराना फसाद रुकें, हमेशा के लिए चाहिए कि करप्शन पर रोक लगे, हमेशा के लिए चाहिए कि मुल्क में अमन अमान रहे। ये 10 साल की कैद तो मेरी समझ में नहीं आई। और फिर एक बात ये भी है कि 10 साल ही क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि आइंदा इलेक्शन में जो 2019 में होंगे उसमें कुछ पता नहीं कि पब्लिक का रुख क्या रहे। तो ये तो बात समझ में नहीं आई, बल्कि यही कहना चाहिए कि हमेशा हमें इत्तेहाद पर, फ़िरका वाराना इत्तेहाद पर हमें गामज़न रहना चाहिए और हमेशा तरक्की की बातें और करप्शन के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करने के लिए हमें कुछ वो उठाना चाहिए, ठोस काम करने चाहिए। जी, यानी ठोस काम करने की जरूरत है, ठोस हिकमत अमली उन्हें रखनी चाहिए थी मुल्क की आवाम के सामने। तकरीर का अंदाज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दिलकश जरूर था। उन्होंने बातें भी बहुत लुभावने तरीके से कहने की कोशिश की। उन्होंने टॉयलेट की बात की कि गांव में टॉयलेट होना चाहिए, हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, तमाम लोगों को बैंक अकाउंट्स होने चाहिए और तमाम तरह की चीजें। लेकिन उन्हें जिससे मुल्क की आवाम परेशान है, उन्होंने महंगाई पर कुछ नहीं बोला, बेरोजगारी बदनवानी पर कुछ नहीं बोला। इससे यकीनी तौर पर आवाम में कहीं ना कहीं से एक छोटी सी नाउमीदी जरूर पैदा हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशान है आवाम वो महंगाई से है और खास तौर से अक़लियतों के दरमियान जो अक़लियतों को उम्मीद थी कि वो कम से कम इतनी बड़ी तादाद में जो दंगे हुए हैं उस पर अफसोस जाहिर करेंगे, उसके बारे में कुछ बोलेंगे, आइंदा दंगों को कैसे रोका जाए, क्या हिकमत अमली हो उस पर बोलेंगे। लेकिन वाज़ेह तौर पर उन्होंने उस सिलसिले में भी कुछ नहीं बोला। हाँ, वह फ़िरक़ावारियत के खिलाफ उन्होंने बात जरूर की कि आइंदा लोग अहद करें कि ऐसा नहीं करेंगे तरक्की के लिए मुल्क की। मजमूई तौर पर कहीं ना कहीं से जो कोर इशूज हैं वो इसमें उसका फुकदान नजर आया नरेंद्र मोदी की तकरीर में। बहुत बहुत शुक्रिया असद रजा साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए।
नाज़रीन, हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।